नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी क्लिनिकल लाइफ में, खासकर जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में काम करेंगे, तब रोज आपके सामने आएगा। हम बात कर रहे हैं आर्टीरियल ब्लड गैस या एबीजी इंटरप्रिटेशन की। ये एक ऐसी स्किल है जो अगर आपने मास्टर कर ली तो आप क्रिटिकल पेशेंट्स को औरों से बेहतर समझ पाएंगे और उनकी लाइफ बचाने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर पाएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए अपना पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप आईसीयू में नाइट ड्यूटी पर हैं। एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है। अचानक उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मॉनिटर पे अलार्म्स बजने लगते हैं, पेशेंट क्रैश कर रहा है। आपके पास बहुत सारे एडवांस्ड गैजेट्स हैं, मल्टी पैरा मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट में आपका सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको आईना दिखाएगी कि पेशेंट के शरीर के अंदर उसके सेल्स के लेवल पर एक्चुअली हो क्या रहा है? सोचिएगा। ये एक छोटा सा पेपर का प्रिंट आउट, द आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट। ये देखने में सिर्फ कुछ नंबर्स लगते हैं, लेकिन ये नंबर्स पेशेंट की पूरी फिजियोलॉजिकल स्टोरी बयान करते हैं। ये छोटा सा पेपर आपको पेशेंट के अंदर चल रहे फिजियोलॉजिकल स्टॉर्म की एक रियल टाइम विंडो देता है। ये आपको बताता है कि उसके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी किडनीज एसिड बेस बैलेंस संभाल पा रही हैं या नहीं, और इसका मेटाबॉलिज्म सेल्यूलर लेवल पर आखिर कर क्या रहा है। चलिए, आज हम इस विंडो से अंदर झांक कर पेशेंट की कंडीशन को समझना सीखते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये एबीजी इतना जरूरी क्यों है? Why is this simple blood test considered a cornerstone of critical care medicine? इसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसकी रिपोर्ट को रिस्पेक्ट देंगे। आइए समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एबीजी का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये एक ब्लड टेस्ट है जो आर्टरी से लिए गए सैंपल पर किया जाता है, यूजुअली रेडियल आर्टरी से। और ये हमें 3 क्रिटिकल चीजें बताता है। पहला, पेशेंट का एसिड बेस बैलेंस, जिसे हम पीएच से मेजर करते हैं। दूसरा, पेशेंट का वेंटिलेशन स्टेटस, यानी वो CO2 को ठीक से एलिमिनेट कर पा रहा है या नहीं, जिसे हम PaCO2 से मेजर करते हैं। और तीसरा, पेशेंट का ऑक्सीजनेशन स्टेटस, यानी उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, जिसे हम PaO2 से मेजर करते हैं। एक सिंगल टेस्ट में इतनी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन। अब सैंपल लेने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको कभी कभी नहीं भूलना है। वो है एलेन्स टेस्ट। ये टेस्ट हम रेडियल आर्टरी से सैंपल लेने से पहले करते हैं टू एंश्योर कि हाथ में कोलैटरल ब्लड सप्लाई अल्नार आर्टरी के थ्रू अच्छी है, क्योंकि बाय चांस रेडियल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हाथ की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आप पेशेंट को मुट्ठी जोर से बंद करने को कहते हैं, फिर आप उनकी रिस्ट पर रेडियल और अल्नार दोनों आर्टरीज को अपने फिंगर से कंप्रेस करते हैं, फिर पेशेंट को हाथ खोलने के लिए कहते हैं। हाथ खोलने पर उनका पाम सफेद या ब्लांच दिखेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुकी हुई है। फिर आप अल्नार आर्टरी से प्रेशर रिलीज करते हैं, जबकि रेडियल पर प्रेशर बनाए रखते हैं। अगर 5 से 15 सेकंड्स के अंदर पूरा पाम वापस गुलाबी हो जाता है तो टेस्ट नेगेटिव है, यानी कोलैटरल सर्कुलेशन अच्छा है और सैंपल लेना सेफ है। अगर पाम पिंक नहीं होता तो टेस्ट पॉजिटिव है और आपको उस हाथ से सैंपल नहीं लेना है। ये पेशेंट सेफ्टी के लिए नॉन नेगोशिएबल है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एबीजी इंटरप्रिटेशन के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। वो है नॉर्मल वैल्यूज को बाय हार्ट याद करना। इनके बिना आगे बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इंटरप्रिटेशन की बिल्डिंग खड़ी होगी। सो लेट्स लुक एट द मैजिक नंबर्स। मैं चाहता हूं कि इन वैल्यूज को आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लें। आपको ये नींद में भी याद होने चाहिए। ओके, इस स्लाइड पे पूरा फोकस कीजिए। इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, अपने फोन में वॉलपेपर बना लीजिए, बट इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले है पीएच। ये हमें बॉडी की एसिडिटी या एल्कलिनिटी बताता है। इसका नॉर्मल रेंज बहुत नैरो है, 7.35 से 7.45। अगर पीएच 7.35 से कम है तो कंडीशन है एसिडोसिस। अगर 7.45 से ज्यादा है तो कंडीशन है एल्कलोसिस। इससे थोड़ा भी डिविएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। फिर है PaCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड। नॉर्मल रेंज है 35 से 45 mmHg। ये है हमारा रेस्पिरेटरी कंपोनेंट। आप CO2 को एक एसिड की तरह सोचिए। इसको हमारे लंग्स कंट्रोल करते हैं। जब आप सांस लेते हैं, आप CO2 को बाहर निकालते हैं, तो PaCO2 लंग्स की वेंटिलेशन एफिशिएंसी बताता है। फिर है HCO3-, यानी बाइकार्बोनेट। इसका नॉर्मल रेंज है 22 से 26 MEQ/ml। ये है हमारा मेटाबॉलिक कंपोनेंट। बाइकार्बोनेट एक बेस है जिसको हमारी किडनीज कंट्रोल करती हैं। किडनीज इसको जरूरत के हिसाब से रिटेन या एक्सक्रीट करके एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती हैं। और आखिर में है
PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल रेंज है 80 से 100 mmHg। ये बताता है कि लंग्स से कितना ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा आपको SaO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देखना है, जो ग्रेटर देन 95% होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू खासकर क्रिटिकल पेशेंट्स में है लैक्टेट। नॉर्मल लैक्टेट लेस देन 2 मिलीमोल पर ml होता है। इससे ज्यादा लैक्टेट स्पेशली ग्रेटर देन 4 शॉक या सिवियर टिश्यू हाइपोक्सिया का साइन हो सकता है। ओके, तो अब जब आपको नॉर्मल वैल्यूज पता है, अब आते हैं इस लेक्चर के कोर पर। मैं आपको एक सिंपल सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा जिससे आप कोई भी एबीजी रिपोर्ट कॉन्फिडेंटली इंटरप्रेट कर पाएंगे। द कीवर्ड हियर इज सिस्टमैटिकली। आपको हमेशा इन्हीं स्टेप्स को इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, वरना गलती हो सकती है। ये अप्रोच आपको कम्प्लेक्सिटी से बचाएगा और क्लैरिटी देगा। ये हैं वो 5 फंडामेंटल स्टेप्स। स्टेप 1, सबसे पहले पीएच देखो, क्या पेशेंट एसिडोटिक है या अल्कलोटिक। ये आपको बताएगा कि प्राइमरी प्रॉब्लम एसिड की है या बेस की। स्टेप 2, फिर PaCO2 देखो, क्या CO2 का लेवल पीएच की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेप 3, फिर HCO3- देखो, क्या बाइकार्बोनेट का लेवल पीएच की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेप 4, इन क्लूज को यूज करके प्राइमरी डिसऑर्डर का पता लगाओ। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल मेमोनिक यूज करेंगे। और स्टेप 5, ये देखो कि बॉडी का दूसरा सिस्टम, यानी अगर प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, या अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है तो मेटाबॉलिक सिस्टम, उसको ठीक करने की यानी कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम कुछ एडवांस स्टेप्स भी देखेंगे, जैसे एनायन गैप कैलकुलेशन और कॉम्पेंसेशन की एडिक्वेसी चेक करना। तो चलिए अब हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं, एक एक करके। Now, this is probably the most important mnemonic you will learn for ABG interpretation. इसको याद कर लीजिए, ROME. ROME. Respiratory opposite, metabolic equal. ये आपको प्राइमरी डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने में हमेशा हेल्प करेगा। चलिए इसको आराम से समझते हैं। पहला हिस्सा है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। इसका मतलब है कि जब प्राइमरी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है तो पीएच और PaCO2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक COPD का पेशेंट है जो CO2 ठीक से नहीं निकाल पा रहा। उसकी ब्लड में CO2 यानी एसिड बढ़ेगा तो PaCO2 ऊपर जाएगा और pH नीचे आएगा। देखा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका उल्टा, अगर कोई पेशेंट एंजाइटी में हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, बहुत तेजी से सांस ले रहा है, तो वो बहुत सारा CO2 वॉश आउट कर देगा, तो उसका PaCO2 नीचे आएगा और pH ऊपर जाएगा। अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब है कि जब प्राइमरी प्रॉब्लम मेटाबॉलिक सिस्टम की होती है तो pH और HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बॉडी में एसिड्स कीटोन्स बन जाते हैं जो बाइकार्बोनेट को कंज्यूम कर लेते हैं, तो HCO3 नीचे आएगा और pH भी नीचे आएगा। इक्वल यानी सेम डायरेक्शन। ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका उल्टा, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो वो स्टमक से एसिड HCl लूज कर देगा, बॉडी में रिलेटिव बेस यानी HCO3 बढ़ जाएगा, तो HCO3 ऊपर जाएगा और pH भी ऊपर जाएगा। अगेन इक्वल डायरेक्शन। ये है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इस रोम निमोनिक को हमेशा स्टेप 4 में यूज करना है। यह स्लाइड बहुत खूबसूरती से कॉम्पेंसेशन के कॉन्सेप्ट को समझाती है। हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। वो हमेशा पीएच को उस नैरो नॉर्मल रेंज यानी 7.35 से 7.45 के बीच लाने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पेंसेशन। आप इसको एक सीसॉ की तरह इमेजिन कर सकते हैं। एक तरफ लंग्स बैठे हैं जो CO2 यानी एसिड को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ किडनीज हैं जो HCO3 नेगेटिव यानी बेस को कंट्रोल करती हैं। अगर किसी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, यानी सीसॉ का किडनी वाला HCO3 साइड नीचे चला जाता है, तो बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ से लंग्स वाले CO2 साइड को भी नीचे लाने की कोशिश करती है। यानी पेशेंट तेजी से सांस लेने लगता है, जिसे हम कुस्मॉल ब्रीदिंग कहते हैं, ताकि CO2 वॉश आउट हो और एसिडोसिस थोड़ी ठीक हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ याद रखनी है वो है इन दोनों सिस्टम्स की रिस्पॉन्स स्पीड। लंग्स बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं मिनट्स के अंदर, जबकि किडनीज स्लो रिस्पॉन्ड करती हैं। उनको कॉम्पेंसेट करने में घंटों से दिन लग जाते हैं। ये टाइम डिफरेंस क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो जब आपने स्टेप्स फॉलो करके ये पता लगा लिया कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो आपका काम वहाँ ख़त्म नहीं होता। एज अ गुड क्लिनिशियन आपको उस एसिडोसिस का कॉज ढूंढना है, और इसके लिए हमारा अगला एडवांस टूल है दी एनायन गैप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन दी आईसीयू, क्योंकि ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में गाइड करता है। एनायन गैप को सिंपल शब्दों में समझे तो ये ब्लड में छुपे हुए यानी अनमेजर्ड एसिड्स को ढूंढने का एक तरीका है। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, यानी जितने पॉजिटिव आयॉन्स या कैटायॉन्स है उतने ही टोटल नेगेटिव आयॉन्स या एनायॉन्स है। हम रूटीनली जो आयॉन्स मेजर करते हैं वो है सोडियम मेजर कैटायॉन और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट मेजर एनायॉन्स। लेकिन ब्लड में और भी एनायॉन्स होते हैं, जैसे एल्बुमिन, फॉस्फेट, सल्फेट, जिनको हम रूटीनली मेजर नहीं करते। इन मेजर्ड कैटायॉन्स और मेजर्ड एनायॉन्स के बीच जो डिफरेंस है उसी को हम एनायॉन गैप कहते हैं। नॉर्मली ये गैप अनमेजर्ड एनायॉन्स की वजह से होता है। जब बॉडी में कोई एक्स्ट्रा अनमेजर्ड एसिड जैसे कि डीके में कीटोन्स या शॉक में लैक्टेट आ जाता है, तो ये एसिड ब्लड में आकर बाइकार्बोनेट को बफर करने के लिए यूज कर लेता है। इससे बाइकार्बोनेट लेवल कम हो जाता है और उसकी जगह ये नया एसिड एनायॉन ले लेता है, जिससे ये गैप बढ़ जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है और आपको हमेशा याद रखना है। एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। जब भी आपको एबीजी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिले, आपका अगला स्टेप हमेशा एनायन गैप कैलकुलेट करना होना चाहिए। नॉर्मल रेंज है 8 से 12 MEQ पर लीटर। अगर एनायन गैप इस रेंज से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 16, 20 या 25, तो हम उसे कहते हैं हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या HAGMA। इसका सीधा मतलब है कि पेशेंट के ब्लड में कोई एक्स्ट्रा अनमेजर्ड एसिड सर्कुलेट कर रहा है। अगर एनायन गैप नॉर्मल रेंज में है तो उसे हम कहते हैं नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या NAGMA। इसका कॉमन कॉज होता है बाइकार्बोनेट का लॉस, जैसे कि डायरिया में या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज को याद रखने के लिए ये एक बहुत ही फेमस और यूजफुल निमोनिक है, मड पाइल्स। M फॉर मेथनॉल पॉइजनिंग, U फॉर यूरीमिया यानी किडनी फेलियर जिसमें वेस्ट एसिड्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, D फॉर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, एक बहुत ही कॉमन इमरजेंसी, P फॉर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल टॉक्सिसिटी, I फॉर आयरन ओवरडोज या आइसोनियाजिड, L फॉर लैक्टिक एसिडोसिस। ये आईसीयू में HAGMA का सबसे कॉमन कॉज है, जो सेप्सिस, शॉक या किसी भी स्टेट ऑफ पुअर टिश्यू परफ्यूजन में होता है। इसीलिए हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स में बार बार लैक्टेट लेवल चेक करते हैं। E फॉर एथिलीन ग्लाइकॉल जो एंटीफ्रीज में मिलता है, और S फॉर सैलिसिलेट्स यानी एस्पिरिन ओवरडोज। ये निमोनिक आपको HAGMA के पेशेंट में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सबको एक रियल आईसीयू केस पे अप्लाई करके देखते हैं। जब आप थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं तभी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से सॉलिडिफाई होते हैं। सो लेट्स गेट प्रैक्टिकल एंड सॉल्व अ केस टुगेदर। तो ये है हमारा पेशेंट, एक 65 साल के बुजुर्ग है जो आईसीयू में आए हैं। क्लिनिकल पिक्चर क्या है? सिवियर डिहाइड्रेशन और कुस्मॉल ब्रीथिंग। कुस्मॉल ब्रीथिंग, जैसा हमने डिस्कस किया, डीप और रैपिड ब्रीथिंग होती है। ये साइन देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बॉडी किसी सिवियर एसिडोसिस को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है CO2 को ब्लो ऑफ करके। और हिस्ट्री क्या है? ही इज अ नोन डायबिटिक। इन सारे क्लूज को जोड़िए। एन एल्डरली डायबिटिक पेशेंट डिहाइड्रेटेड विद ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ एसिडोसिस। आपके दिमाग में टॉप डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। चलिए देखते हैं कि उनकी एबीजी रिपोर्ट हमें क्या बताती है। और ये है उस पेशेंट की एबीजी और इलेक्ट्रोलाइट्स की रिपोर्ट है। पीएच है 7.19, PaCO2 है 28, बाइकार्बोनेट है 11, सोडियम 138 और क्लोराइड 99। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पर पॉज करके हमारे 5 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके इस एबीजी को खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। डरो मत, गलती सही, बट ट्राई जरूर करो। ये प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएंगी। चलिए अब हम इसको साथ में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमेशा पीएच देखो। इस पेशेंट का पीएच है 7.19। नॉर्मल रेंज क्या है? 7.35 से 7.45। तो 7.19 इससे बहुत कम है, तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ एसिडोसिस। हमारा पहला कंक्लूजन, पेशेंट इज एसिडोटिक। प्रॉब्लम एसिड की है, सिंपल। स्टेप 2 और 3। अब हम बाकी 2 पैरामीटर्स को देखते हैं टू फाइंड द कॉज। पहले HCO3- यानी बाइकार्बोनेट देखते हैं। ये 11 है, नॉर्मल रेंज है 22 से 26, तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल से बहुत कम है।
कम बेस का मतलब है कि ये एसिडोसिस की तरफ इशारा कर रहा है। अब PaCO2 देखो, ये 28 है, नॉर्मल रेंज है 35 से 45, तो PaCO2 नॉर्मल से कम है। कम एसिड यानी CO2 का मतलब है कि ये एल्कलोसिस की तरफ इशारा कर रहा है। अब हमें इन क्लूज को जोड़कर प्राइमरी प्रॉब्लम का पता लगाना है। स्टेप 4, यहाँ पर हम रोमे निमोनिक यूज करेंगे। पेशेंट का pH डाउन है यानी एसिडोसिस। पेशेंट का HCO3- भी डाउन है यानी ये भी एसिडोसिस को सपोर्ट कर रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, डाउन एंड डाउन, सो मेटाबॉलिक इक्वल। देयरफॉर द प्राइमरी डिसऑर्डर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिंपल एंड क्लियर, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। स्टेप 5, अब आते हैं कॉम्पेंसेशन पर। हमने देखा कि प्राइमरी प्रॉब्लम मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन पेशेंट का PaCO2 28 नॉर्मल से कम है यानी अल्कलोसिस की तरफ। ऐसा क्यों है? क्या पेशेंट को दो प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, द बॉडी इज ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट। लंग्स जो फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, तेजी से सांस लेके CO2 यानी एसिड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं टू फाइट द सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यही कुछ स्माइल ब्रीदिंग है जो हमने पेशेंट में क्लिनिकली देखा था। अब एक एडवांस स्टेप, क्या ये कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट है? इसके लिए हम यूज करते हैं विंटर्स फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड PaCO2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस माइनस 2। हमारे केस में 1.5 इंटू 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 16.5 प्लस 8 इज इक्वल टू 24.5। तो एक्सपेक्टेड रेंज हुई 22.5 से 26.5। हमारे पेशेंट का PaCO2 है 28। ये इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर है बट क्लोज है। इसका मतलब एक रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन हो रहा है। अगर PaCO2 बहुत ज़्यादा जैसे 35 या 40 होता तो हम कहते कि पेशेंट को एक मिक्स्ड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हमारा फाइनल एडवांस स्टेप, हमने आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो अब हम इसका कॉज ढूंढने के लिए एनायन गैप कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब। वैल्यूज डालते हैं, 138 माइनस 99 प्लस 11। 99 प्लस 11 होता है 110, सो 138 माइनस 110 इज 28। नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है? 8 से 12, और यहाँ है 28। दिस इज अ वेरी हाई एनायन गैप, सो हमारा डायग्नोसिस और रिफाइन हो गया। दिस इज अ हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या HAGMA। तो अब हम सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। हमारा कंप्लीट फाइनल डायग्नोसिस क्या हुआ? इट इज अ कॉम्पनसेटेड हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब हम इस डायग्नोसिस को पेशेंट की हिस्ट्री, डायबिटिक और क्लिनिकल साइंस को स्मॉल ब्रीदिंग के साथ मड पाइल्स निमोनिक में फिट करते हैं, तो सबसे लाइकली कॉज क्या निकलता है? D फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखा आपने किस तरह हमने एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करके क्लिनिकल क्लूज और ABG रिपोर्ट को मिलाकर एक प्रिसाइज डायग्नोसिस बनाया। यही क्लिनिकल मेडिसिन है। अब आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता। ये डायग्नोसिस आपके ट्रीटमेंट को गाइड करेगा। आप इमीडिएटली पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे टू स्टॉप कीटोन प्रोडक्शन, और इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर पोटेशियम को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिर्फ pH देखते हैं। अगर कॉम्पेंसेशन की वजह से pH नॉर्मल के आसपास आ गया है तो वो प्राइमरी डिसऑर्डर को मिस कर देते हैं। हमेशा सारे पैरामीटर्स को एक साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से देखना है। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट सबक जो नंबर्स और फॉर्मूला से भी ऊपर है। चलिए एक बार सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, pH देखो, एसिडोसिस है या अल्कलोसिस। स्टेप 2 एंड 3, PaCO2 और HCO3- देखो। स्टेप 4, रोम निमोनिक यूज करके प्राइमरी डिसऑर्डर पता करो। स्टेप 5, कॉम्पेंसेशन देखो और विंटर्स फॉर्मूला से एडिक्वेसी चेक करो। और